चैनल सक्सेस पॉइंट में टुडे टॉपिक इज डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ए स्टेट पॉलिसी। इंडियन पॉलिटी का ये टॉपिक है, उसके हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, अगर वीडियो ओपन कर ली है तो फ्रेंड्स कंप्लीट देखो और अपना रिव्यू दो, इस पर कमेंट करो आपको क्या ठीक लग रहा है, क्या इम्प्रूव करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ इंडिया एज वेलफेयर स्टेट इज फाउंड इन। क्या पूछा इन्होंने कि जो आइडिया है इंडिया का वेलफेयर स्टेट वो कहाँ पे डिस्कस किया है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी या बोथ ए एंड सी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दैट मीन यहाँ पे हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्टेट की पॉलिसी को डायरेक्शन दिखाती है। ठीक है, अब जैसे आपकी स्टेट में क्या काम करना है क्या नहीं करना उसको एक गाइडेंस करती है, ठीक है, उसको एक डायरेक्शन दिखाती है। बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये जस्टिएबल नहीं है। दैट मीन कि अगर उसने डायरेक्शन दिखाए कि हाँ आप इस रास्ते पे चलो, आप गवर्नमेंट फंड से आप कुछ फंड से आप क्या करो, पेंशन दो। अगर स्टेट ये काम नहीं करती है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। तो इससे हमें पता चलता है ये क्या है, नॉन जस्टिएबल। और ये कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 4 में आता है। कितने वर्ड हैं इसके, 1 2 3 4। तो यहाँ से भी हमें पता चल जाता है कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 4। जो हमने पार्ट 3 में पढ़ा था फंडामेंटल राइट, अगर 6 राइट है, अगर उसको कोई वायलेट करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 226 हाई कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल में लिखा हुआ है। 32 जो रिट है वो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और इससे हमें पता चलता है जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो जस्टिएबल है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब जो वेलफेयर स्टेट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कहाँ पे मतलब कौन से पार्ट में इंक्लूड की है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ए स्टेट पॉलिसी, 4th शेड्यूल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स या प्रियम्बल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऑप्शन ए में आएगा। ठीक है, उसी का मेन रोल है कि हमने स्टेट की वेलफेयर करनी है। थर्ड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ए स्टेट पॉलिसी। क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है डीपीएसपी का। डीपीएसपी की फुल फॉर्म पूछे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, वेलफेयर करना, ये तो इसका एक एम ही है। सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, ये भी एम है। ठीक है, आपने देखा होगा तो जो इक्वल पेएबल की बात होती है, ठीक है यहाँ पे। और डी है सेकुलर स्टेट, ये भी ठीक है। सेकुलर स्टेट का मतलब होता है कि यहाँ पे सारे धर्म के लोग इकट्ठे रहते हैं, कोई एक रिलीजियस प्रिविलेज में नहीं आता, डोमिनेंस में नहीं आता है। और यहाँ पे बोला है कि टू इस्टेब्लिश अ रिलीजियस स्टेट, ये किसी भी एंगल से करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ ए इंक्लूजन ऑफ ए डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इस्टेब्लिश। ठीक है, तो क्या पर्पस है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। इसका पर्पस है सोशली और इकोनॉमिकली डेमोक्रेसी लाना। ठीक है, ये ध्यान से, ये कंफ्यूज करता है, सोशली और इकोनॉमिकली। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ए स्टेट पॉलिसी आर, ये क्या है, तो ये अभी हमने पढ़ा, आप इसका खुद आंसर करो कमेंट में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो
अब ये पूछा हुआ है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो हमने कहाँ से लिया हुआ है, यूके से, यूएसए से, आयरलैंड से या जापान से। ये हमने लिया आयरलैंड इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये किस में आता है? ये देखो यहाँ पे हमें सामने दिखता है, ये कौन सा है, इकोनॉमिकली वेलफेयर करना। तो डीपीएसपी का एम ही क्या है, सोशली और इकोनॉमिकली वेलफेयर करना। तो ये किस में आ गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ए स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ ए कंट्री, कंट्री को जो गवर्नेंस करता है, वेलफेयर करता है, अच्छी अच्छी पॉलिसी लाता है, वो भी कौन है, डीपीएसपी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब इनमें से कौन सा जो राइट है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन ये है, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये भी है आर्टिकल 15, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 26 ये भी है, लेकिन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये किस में आता है, डीपीएसपी में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। इसका मतलब ये है कौन सा आर्टिकल है जो स्टेट गवर्नमेंट को बोलता है, डायरेक्शन देता है कि आप विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करवाओ। तो ये आर्टिकल 40, ठीक है। इसी आर्टिकल के बेसिस पे एक पूरा यूनिट है पंचायती राज म्यूनसिपैलिटी, जो 72 अमेंडमेंट के बाद आया था। ठीक है, 72 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके बाद हमने पंचायती राज, हम एक सेपरेट यूनिट पढ़ते हैं। लेकिन इसका बेस क्या है, आर्टिकल 40 किस में आता है, ये डीपीएसपी में आता है और ये एक गांधीयन प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया ले डाउन अंडर, किसके अंडर है ये है डीपीएसपी के अंदर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। Which one of the following article directive principle of a state policy deal with the promotion of international peace and security? अब आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है वो इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी की बात करती है या नहीं करती है, फॉरेन अफेयर की बात करती है या नहीं करती है। ठीक है, द टॉक अबाउट फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तो ये करती है बात, बट ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है, ये आर्टिकल 51। ठीक है, 51 आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या है हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ऑप्शन सी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है नहीं आता, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, वही जैसे हमने पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडिया फॉरेन पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की जो बात करता है, कौन सा आर्टिकल है, 51, और किस में आता है, डीपीएसपी में। ठीक है, दिस आर्टिकल इज इंक्लूड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इज टॉक अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी, दैट मीन इंडिया, लाइक इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, दोस्त रिलेशन आर पीसफुली इनैक्ट। ठीक है, ये रिलेशन जो है वो पीसफुली रहें, ये हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल बात करता है आर्टिकल 51 में। Which principle among the following was added to DPSP by amendment to the Constitution? 42nd amendment of the Constitution के बाद हमने क्या ऐड किया है, पार्टिसिपेशन ऑफ ए वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ ए इंडस्ट्री, ये। और 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको बोलते हैं, 42nd। वाई, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी अमेंडमेंट के बाद कोई आधा से ज़्यादा तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लाई हैं। अब यही जो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर है ये कौन से आर्टिकल में आता है, 43A। अमेंडमेंट हुआ है ना 42nd, तो अमेंडमेंट हुआ है तो ए का साइन आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। Which of the following was not added to directive principle by 42nd amendment of the Constitution? क्या ऐड नहीं किया है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यूथ फ्रॉम एक्सप्लोटेशन ये ऐड किया है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड ये भी ऐड किया है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर अभी पढ़ा हमने 43A ये भी ऐड किया, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं किया। ये एक लिबरल प्रिंसिपल है और ये आर्टिकल 44 में आता है। ट्रिपल तलाक इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कौन कौन से
हाँ ऐड किए हैं। तो ये देखो, प्रोटेक्शन चिल्ड्रन की, बच्चों को प्रोटेक्शन करना, वर्कर को पार्टिसिपेट करवाना, और इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि क्या डिफरेंस है स्टेट पॉलिसी और उसमें फंडामेंटल राइट में। तो डीपीएसपी पार्ट 4 में आता है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आता है। ठीक है, एक प्रिंसिपल, डीपीएसपी को हम जो नॉन जस्टिएबल, अगर इसको कोई वायलेट करे तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, लेकिन फंडामेंटल को कोई वायलेट करे, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट और 32 सुप्रीम कोर्ट। तो आंसर सी हमारा करेक्ट है। टुडे लेक्चर इज DPSP, देन आफ्टर आई विल डिस्कस विद यू प्रियम्बल और प्रेसिडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड थैंक यू। ठीक है, अगर कोई इम्प्रूवमेंट या कुछ आपने रिकमेंड करना है तो प्लीज़ कमेंट में बता दिया करो। थैंक यू।